हेलो एवरीवन, मेरे यूट्यूब चैनल यूपीएससी नोट्स बाय शिखा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो आज हम मौर्य साम्राज्य के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे, जिसका कालक्रम 322 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व रहा है। सबसे पहले हम बात करते हैं मौर्य वंश से संबंधित जानकारी के स्रोत के विषय में, जिसमें साहित्यिक साक्ष्य के विषय में आपको बताते हैं। ब्राह्मण साहित्य में पुराणों से हमें मौर्य वंश से संबंधित जानकारी प्राप्त होती है। इसी प्रकार कौटिल्य का अर्थशास्त्र, विशाखादत्त का मुद्रा राक्षस, सोमदेव का कथा सरित सागर, शिवेंद्र का बृहद कथा मंजरी, पतंजलि का महाभाष्य एवं बौद्ध ग्रंथों में दीपवंश, महावंश, महाबोधि वंश, महावंश टीका और दिव्य वदान से हमें मौर्य वंश से संबंधित जानकारी प्राप्त होती है। दोस्तों, हमने लौकिक साहित्य में आपको इन प्रमुख साहित्यों के विषय में कि ये किसने लिखे और इनका विषय क्या है, इसके बारे में हमने आपको पहले ही जानकारी दी है। आशा है कि आपने वो वीडियो देख ली होगी ताकि आपको इन साहित्यिक स्रोतों समझने में आसानी हो। अब हम बात करते हैं जैन ग्रंथों में हेमचंद्र का परिशिष्ट पर्वन, भद्रबाहु का कल्प इत्यादि से हमें मौर्य वंश के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। विदेशी विवरण में हमें मेगास्थनीज की इंडिका में मौर्य साम्राज्य के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। मेगास्थनीज यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, जो चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार में आया था। इसकी इंडिका में पाटलिपुत्र का विस्तार से वर्णन मिलता है। इसके अलावा अन्य विदेशी विवरण में स्ट्रेबो, कर्टियस, डियोडोरस, प्लेनी, एरियन, जस्टिन, प्लूटार्क, निरियाकस, ओनेसिक्रिटस एंड अरिस्टोबुलस, जो कि सिकंदर के साथ आए थे, इनके विवरण से भी हमें मौर्य साम्राज्य के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को सैंड्रक गॉटस कहा था। अब हम बात करते हैं पुरातात्विक साक्ष्यों के विषय में। अशोक के अभिलेख, भवन, स्तूप, गुफा इत्यादि से हमें मौर्य साम्राज्य के विषय में काफ़ी जानकारी प्राप्त होती है। इसके अलावा शक महाक्षत्रप रुद्रदामन का जूनागढ़ या गिरनार अभिलेख से, काली पॉलिश वाले मृत भांडों से, चांदी तांबे के पंचमार्क आहत सिक्कों से भी हमें मौर्य साम्राज्य के विषय में जानकारी हासिल होती है। अब हम बात करते हैं मौर्य साम्राज्य की स्थापना के विषय में। 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में मगध में नंद वंश का शासक धनानंद का शासन था। चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश का प्रथम राजा और मौर्य वंश का संस्थापक था। उसकी माता का नाम मूरा था, जिसका संस्कृत अर्थ मौर्य होता है, इसलिए इनके वंश का नाम मौर्य वंश पड़ा है। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने राजनीतिक गुरु चाणक्य के साथ मिलकर नंद वंशीय शासक धनानंद को पराजित किया और 322 ईसा पूर्व में वह मगध की राजगद्दी पर बैठा। यहीं से मौर्य साम्राज्य की शुरुआत मानी जाती है। अब बात करते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में, जिसका कालक्रम 322 से 298 ईसा पूर्व रहा है। चंद्रगुप्त मौर्य को कुछ विद्वानों ने ब्राह्मण साहित्य, मुद्रा राक्षस व विष्णु पुराण के आधार पर शूद्र माना है। मुद्रा राक्षस में उसके लिए वृषल शब्द का प्रयोग किया गया है। बौद्ध व जैन ग्रंथों के अनुसार चंद्रगुप्त जो था वो क्षत्रिय था। चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य उत्तर पश्चिम में ईरान, फारस से लेकर पूर्व में बंगाल, उत्तर में कश्मीर, दक्षिण में मैसूर तक फैला हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य ने तत्कालीन यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर को पराजित किया। संधि होने पर 500 हाथियों के बदले एरिया यानी हेरात, अराकोसिया यानी कंधार, जेड्रोसिया यानी बलूचिस्तान, पेरिपेनिसदाई यानी काबुल के क्षेत्रों का कुछ भाग वह अपनी पुत्री हेलेना को सौंपा। उनकी पुत्री हेलेना से विवाह का जो साक्ष्य है वो एपियानस नामक यूनानी ही देता है। यूनानी लेखकों ने पाटलिपुत्र को पालीब्रोथा कहा है। बंगाल पर चंद्रगुप्त मौर्य की विजय की जानकारी महास्थान अभिलेख से प्राप्त होती है। दक्षिण भारत की विजय की जानकारी तमिल ग्रंथ अहनानूर और मुरनानूर व अशोक के अभिलेख से मिलती है। सोहगौरा ताम्रपत्र जो गोरखपुर से मिला है, वह महास्थान अभिलेख जो बांग्लादेश के बोगरा जिले में मिला है, चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित है। ये अभिलेख अकाल के समय किए जाने वाले राहत कार्यों के संबंध में विवरण देते हैं। रुद्रदामन के गिरनार अभिलेख से ज्ञात होता है कि चंद्रगुप्त ने पश्चिम भारत में सौराष्ट्र तक का प्रदेश जीतकर अपने प्रत्यक्ष शासन के अधीन कर लिया था। इस प्रदेश में पुष्यगुप्त जो चंद्रगुप्त मौर्य का राज्यपाल था, उसने सुदर्शन झील का निर्माण कराया था। तो मौर्य जैन मतानुयायी था। उसने जीवन के अंतिम चरणों में पुत्र बिंदुसार के पक्ष में सिंहासन छोड़ दिया और जैन मुनि भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा ली और श्रवण बेलगोला जो कर्नाटक में स्थित है जाकर 98 ईसा पूर्व में उपवास द्वारा शरीर त्याग
कर दिया, जिसे जैन धर्म में सल्लेखना या संथारा प्रथा के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार जैन मत के अनुसार चंद्रगुप्त एक राजऋषि था। अब बात करते हैं बिंदुसार के विषय में, जिसका कालक्रम 298 ईसा पूर्व से 273 ईसा पूर्व रहा है। 298 ईसा पूर्व में बिंदुसार मगध की राजगद्दी पर बैठा। बिंदुसार को अमित्र घात भी कहा जाता है। इसके अलावा वायु पुराण में बिंदुसार को भद्रसार तथा जैन ग्रंथों में सिंहसेन भी कहा गया है। बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला में 2 विद्रोह हुए। शांत कराने के लिए उसने अपने 2 पुत्रों सुशीम और अशोक को तक्षशिला भेजा था। स्ट्रेबो के अनुसार सीरिया का शासक एंटियोकस प्रथम ने डायमेक्स को राजदूत के रूप में बिंदुसार के राजदरबार में भेजा, जो मेगस्थनीज का उत्तराधिकारी माना जाता था। प्लिनियस के अनुसार बिंदुसार व एंटियोकस प्रथम के बीच मैत्रीपूर्ण पत्र व्यवहार के जरिए भारतीय शासक ने 3 चीजें मांगी थी। बिंदुसार ने उनसे 3 चीजों की मांग की थी। पहली सूखी अंजीर, दूसरी अंगूरी मदिरा, तीसरा एक दार्शनिक। सूखी अंजीर और अंगूरी मदिरा उन्होंने भिजवा दी थी, लेकिन यूनानी के कानून के अनुसार दार्शनिकों का विक्रय नहीं किया जा सकता है। मिस्र के शासक टॉलमी द्वितीय फिलाडेल्फस ने डायनोसिस नामक राजदूत बिंदुसार के राजदरबार में भेजा था। यह वदान से ज्ञात होता है इसकी राजसभा में आजीवक संप्रदाय का एक ज्योतिष पिंगलवत्स निवास करता था। दोस्तों, हमने आपको पहले भी जानकारी दी है कि बिंदुसार जो था वो आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। बिंदुसार के काल में भी चाणक्य प्रधानमंत्री था। उसकी सभा में 500 सदस्यों वाली एक मंत्री परिषद थी, जिसका प्रधान खलटक था। अब बात करते हैं मौर्य वंश के महान शासक अशोक के विषय में। अशोक का कालक्रम 273 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व रहा है। यह बिंदुसार का पुत्र था। अशोक का वास्तविक राज्याभिषेक जो हुआ था वो 269 ईसा पूर्व में हुआ था। इससे पूर्व अशोक जो था वो उज्जैन का राज्यपाल था। उसकी माता का नाम सुभद्रांगी। दिव्य वदान के अनुसार, जैन अनुश्रुति के अनुसार बिंदुसार की इच्छा के विरुद्ध अशोक ने मगध के शासन पर अधिकार कर लिया। सिंगली अनुश्रुति के अनुसार अशोक ने 99 भाइयों की हत्या करके मगध के शासन पर अधिकार किया। वहीं महाबोधि वंश और तारानाथ के अनुसार सत्ता प्राप्ति हेतु गृह युद्ध में भाइयों की हत्या करके उसने साम्राज्य प्राप्त किया। अशोक को उसके अभिलेखों में देवनाम पियदसी की उपाधि दी गई है। इसका अर्थ है देवताओं का प्रिय। अशोक नाम का उल्लेख जो है वो मास्की, गुर्जरा, नेटूर, उद्गोलम अभिलेख में ही मिलता है। बाकी अभिलेखों में उसे देवनाम पियदसी के नाम से जाना गया है। पुराणों में अशोक वर्धन व दीप वंश में उसे करमोली कहा गया है। राज्याभिषेक से संबंधित मास्की के लघु शिलालेख में अशोक ने स्वयं को बुद्ध शाक्य कहा है। 1750 में टी फैंथलर ने सबसे पहले दिल्ली में अशोक के स्तंभ का पता लगाया, तो अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम पढ़ने का श्रेय जेम्स प्रिंसप को जाता है, जिसने 1837 में अशोक के अभिलेख को पढ़ा। अब बात करते हैं कलिंग युद्ध के विषय में, जिसने अशोक की जिंदगी बदल दी। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष यानी 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया। कलिंग की राजधानी तोसली थी, तो अशोक ने इसकी राजधानी तोसली पर अधिकार कर लिया। यह वर्तमान उड़ीसा के दक्षिणी भाग में स्थित है। अशोक के 13वें अभिलेख से कलिंग युद्ध के विषय में विस्तृत जानकारी मिलती है। इसी युद्ध में नरसंहार से विचलित होकर अशोक ने युद्ध की नीति को सदा के लिए त्याग दिया। अशोक का साम्राज्य उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान, दक्षिण में कर्नाटक, पश्चिम में काठियावाड़, पूर्व में बंगाल की खाड़ी तक विस्तृत था। लहन की राज तरंगनी से पता चलता है कि उसका अधिकार कश्मीर पर भी था। इसके अनुसार उसने धर्मारिणी विहार में अशोकेश्वर नामक मंदिर की स्थापना की। कश्मीर में श्रीनगर और नेपाल में देवपत्तन नगर अशोक ने बसाया। बात करते हैं अशोक के धार्मिक जीवन के विषय में। अशोक शुरुआत में ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था, बाद में बौद्ध धर्म का अनुयायी बना। कलहन की राज तरंगनी के अनुसार अशोक शैव धर्म का अनुयायी था। सिंगले अनुश्रुतियों यानी दीप वंश और महावंश के अनुसार अशोक ने अपने शासन के 4थे वर्ष में बड़े भाई सुमन पुत्र निग्रोध के व्यक्तित्व से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपना लिया था। उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु ने अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी। अशोक ने आजीविकों के रहने के लिए बराबर की
पहाड़ियों में 4 गुफाओं का निर्माण कराया था। पहली है लोमश ऋषि गुफा, दूसरी कर्ण चौपार गुफा, तीसरी सुदामा गुफा व चौथी विश्व झोपड़ी गुफा। अशोक ने अपने शासन के 10वें वर्ष सर्वप्रथम बौद्ध गया की यात्रा की। 20वें वर्ष वो लुम्बिनी गया। लुम्बिनी ग्राम को उसने कर मुक्त घोषित कर दिया और केवल 1/8वां भाग कर के रूप में लेने की घोषणा की। बाबरू से प्राप्त लघु शिलालेख में अशोक बुद्ध धम्म संघ का अभिवादन करता है और उसने बाबरू से प्राप्त लघु शिलालेख में स्वयं को मगध का राजा बताया है। सारनाथ, सांची व कौशाम्बी के लघु स्तंभों से भी अशोक के बौद्ध होने का प्रमाण मिलता है। बौद्ध धर्म अपनाने के बाद अशोक ने आखेट तथा विहार यात्राएं रोककर धर्म यात्राएं प्रारंभ की। वह बुद्ध के चरणों से पवित्र स्थानों जैसे बोध गया, कुशीनगर, लुम्बिनी, कपिलवस्तु, सारनाथ, श्रावस्ती इत्यादि जगहों पर गया। अशोक द्वारा भेजे गए धर्म प्रचारक बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए कुछ देशों में भेजे, जैसे महेंद्र और संघमित्रा को श्रीलंका में भेजा, महारक्षित को यवन देश, मंझिम को हिमालय वर्ती देश, महादेव को महेश मंडल जो मैसूर में स्थित है, महाधर्म रक्षित को महाराष्ट्र, सोना उत्तरा को स्वर्ण भूमि, मंझांतिक को कश्मीर व गांधार में धर्म प्रचार के लिए भेजा। अब बात करते हैं अशोक के धम्म के विषय में। अशोक ने अपनी प्रजा के नैतिक उत्थान के लिए जिन नियमों की संहिता प्रस्तुत की उससे उसके अभिलेख में धम्म कहा गया है। अशोक के इस धम्म की परिभाषा राहुलोवाद सूत्र से ली गई है। नियंत्रण अशोक की धम्म नीति का मूल सिद्धांत है। अशोक अपने दूसरे व 7वें स्तंभ लेखों में धम्म के गुणों को बताता है, जो है साधुता, मृदता, पवित्रता, सत्यवादिता, दान, दया, कल्याण इत्यादि। बिहार यात्रा को अशोक ने अपने 8वें शिलालेख में धम्म यात्रा के रूप में परिवर्तित कर दिया। अशोक ने धम्म के प्रचार हेतु नियुक्त रज्जुकों, प्रादेशिकों व युक्तों को आज्ञा दी कि वे प्रत्येक 5वें वर्ष भ्रमण करें व जनता को धम्म का उपदेश दें, जनता को धर्मोपदेश का ज्ञान दें। अभिलेखों में इसे अनुसंधान कहा गया है। अशोक ने सीरिया, मिस्र, ग्रीस तथा श्रीलंका में भी धम्म विचारों को प्रसारित करने के लिए अपने दूत भेजे। करते हैं अशोक के अभिलेखों के विषय में। भारत में शिलालेख का प्रचलन सर्वप्रथम अशोक ने किया। अशोक के अभिलेख राज्यादेश के रूप में जारी किए गए। पहला शासक जिसने अभिलेखों के माध्यम से जनता को संबोधित किया, उन्हें नैतिक शिक्षा प्रदान की, धर्मोपदेश दिए। अशोक के शिलालेख में वृहद शिलालेख और लघु शिलालेख शामिल हैं, जिसमें वृहद शिलालेखों की संख्या 14 है। अशोक के स्तंभ लेख में दीर्घ स्तंभ लेखों की संख्या 7 है। इसके अलावा लघु स्तंभ लेख भी हैं। गुहा अशोक की धार्मिक सहिष्णुता का परिचय देते हैं। अशोक के दीर्घ स्तंभ लेखों की संख्या 7 है, जो 6 भिन्न स्थानों में पाषाण स्तंभों पर उत्कीर्ण पाए जाते हैं। दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख और मेरठ दिल्ली स्तंभ लेख। फिरोज शाह तुगलक ने टोपरा व मेरठ से अशोक स्तंभ जो हैं वो दिल्ली मंगवाए थे। इलाहाबाद स्तंभ लेख जो था वो पहले कौशाम्बी में था। जहांगीर द्वारा इसे इलाहाबाद के किले में रखा गया। लौरिया नंदनगढ़ स्तंभ लेख जो है वो चंपारण बिहार में है। इस स्तंभ पर मोर का चित्र बना हुआ है। रामपुरवा स्तंभ लेख ये भी चंपारण बिहार में है और इसकी खोज 1872 में कार्लाइल ने की थी। इसके अलावा लौरिया अरेराज ये भी चंपारण बिहार में है। अशोक का शर ए कुना अभिलेख जो कंधार में है, ग्रीक व अरमाइक भाषाओं में प्राप्त हुआ है। स्तंभों पर केवल एक लेख है, अतः वे लघु स्तंभ लेख कहे जाते हैं, जैसे सांची, सारनाथ, रुक्मिणीदेही लघु स्तंभ लेख हैं। अशोक के लघु शिलालेख, स्तंभ लेख एवं गुहा लेखों की लिपि जो है वो ब्राह्मी है। केवल 2 अभिलेख शाहबाजगढ़ी व मानसेहरा की लिपि ब्राह्मी न होकर खरोष्ठी है। खरोष्ठी लिपि जो है वो दाएं से बाईं ओर लिखी जाती है। अशोक के सभी अभिलेखों का विषय प्रशासनिक था, जबकि रुक्मिणीदेही अभिलेख जो सर्वाधिक छोटा अभिलेख था का विषय आर्थिक था। कौशाम्बी व प्रयाग के स्तंभ लेखों में रानी कौरव के द्वारा दान दिए जाने का उल्लेख है। इसे रानी का अभिलेख भी कहते हैं। अब बात करते हैं अशोक के शिलालेख व उनकी प्राप्ति स्थलों के विषय में। शाहबाजगढ़ी और मानसेहरा अभिलेख जो है वो पाकिस्तान के पेशावर और हजारा से प्राप्त हुए हैं। जैसा कि हमने पहले बताया कि शाहबाजगढ़ी और मानसेहरा जो शिलालेख हैं वो खरोष्ठी लिपि में लिखे गए हैं। इसके अलावा सारे शिलालेख और अभिलेख जो है वो ब्राह्मी लिपि में पाए जाते हैं।
कालसी शिलालेख या खलसी भी कहते हैं इसे, यह देहरादून उत्तराखंड में स्थित है। गिरनार अभिलेख जूनागढ़ गुजरात में स्थित है। धौली शिलालेख पुरी उड़ीसा में स्थित है। जौगढ़ शिलालेख गंजाम ये भी उड़ीसा में स्थित है। इसके अलावा सोपारा अभिलेख ठाणे महाराष्ट्र में स्थित है। एरगुड़ी अभिलेख आंध्र प्रदेश के कुर्नूल में स्थित है। मास्की जो है वो कर्नाटक के रायचूर में स्थित है। इसके अलावा गुर्जरा मध्य प्रदेश के दतिया में, ब्रह्मगिरी कर्नाटक के मैसूर में, भाबरू राजस्थान की बैराट में, अहरोरा यूपी के मिर्ज़ापुर में, जटिंग रामेश्वर कर्नाटक में, सासाराम बिहार में, राजुल मंडगिरी कुर्नूल आंध्र प्रदेश में, गोवी मठ कर्नाटक के मैसूर में, सारो मारो एमपी में, निट्टूर कर्नाटक में, उदगोलम बेल्लारी कर्नाटक में, सन्नाती कर्नाटक में, कंगनहल्ली कर्नाटक गुलबर्गा में। ये तो थी अशोक के शिलालेख और उनके प्राप्ति स्थल के विषय में जानकारी। कल हम आपको अशोक के अभिलेखों को विस्तार से पढ़ाएंगे, साथ ही अशोक के उत्तराधिकारी, अशोक के साम्राज्य की प्रशासनिक, आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक व्यवस्था एवं अशोककालीन कला व साहित्य के विषय में भी आपको जानकारी प्रदान करेंगे। तो इसका पार्ट 2 देखना ना भूलिएगा। दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं। धन्यवाद।